तो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आशा करता हूँ कि आप अपना जो है ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का पार्ट 2 हम इस वीडियो में करेंगे। गौतम बुद्ध का पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। जिस भी भाई बंधु ने वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 देख लो और उसके बाद पार्ट 2 में आओ, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट होती हैं। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गौतम बुद्ध का पार्ट 2 करते हैं। तो लो भैया, चलिए गौतम बुद्ध का पार्ट 2 करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो दो नास्तिक धर्म हैं, वो उत्तर वैदिक काल में जो आडंबर हो गए थे, क्योंकि कर्मकांड का प्रभाव हो गया था और आडंबर आ गए थे। तो उससे अलग जो है नास्तिक धर्म हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है। पहली वीडियो में मैं जो है बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध से संबंधित या जो भी जो चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध संगति। देखिए, जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उनके जाने के बाद जब भी कोई बंदा जो है जिस धर्म का जो संस्थापक होता है, उसके जाने के बाद आ जाती हैं उसमें कुरीतियाँ, बंटने लग जाता है। ठीक है। तो बौद्ध संगति क्या हुई? सभाएं हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद सभाएं हुई, 4 सभाएं हुई, और जिन्हें संगति भी कहा जाता है। और इनसे हर चाहे आपका किसी भी चीज़ का पेपर हो, XYZ, किसी भी चीज़ का पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। तो 4 संगति हुई, यानी 4 सभाएं हुई। एक प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। ठीक है। अब प्रथम संगति जो हुई वो हुई राजगृह में, और राजगृह जो है मगध की राजधानी थी सबसे पहली। ठीक है। तो पहली जो सभा हुई यानी संगति हुई बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो वो राजगृह हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे, स्थान पूछ लेंगे, राजा पूछ लेंगे, अध्यक्ष पूछ लेंगे। तो आप इस तरीके से याद रखो, पहली संगति राजगृह में, दूसरी संगति वैशाली में, तीसरी संगति पाटलिपुत्र में, और चौथी संगति यानी सभा कुंडलवन और कश्मीर में। इस वे में याद करो, वर्टिकल वे में। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मगध की पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, दूसरी राजधानी वैशाली थी, और तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिस तरीके से मगध यानी कि बिहार की राजधानी हुआ करती थी, उसी क्रम में संगति हुई। और एकमात्र संगति जो चतुर्थ सभा थी यानी संगति थी, वो केवल बिहार से यानी मगध से बाहर हुई थी, वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो अब बात करते हैं राजा की। तो राजा भी आप इस तरह से याद रख लिए। पहले उसमें थे, पहली संगति में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि द्वितीय संगति किसके काल में हुई, तृतीय संगति किसके काल में हुई, प्रथम संगति किसके काल में हुई, चतुर्थ संगति किसके। तो इस तरीके से एग्जाम पूछे जाते हैं, और यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं अध्यक्ष की। तो प्रथम संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, दूसरे के थे सवाकामी, तीसरे के थे मोगलीपुत्तिस, और चौथे के थे अध्यक्ष थे वसुमित्र। और आपको बता देता हूँ, अध्यक्ष तो थे वसुमित्र, ये अध्यक्ष की बात हो रही है, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ध्यान रख लिए, कभी कभार वो कंफ्यूज करने के लिए चतुर्थ संगति में पूछता है कि चतुर्थ संगति में बौद्ध की उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष और अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ हो सकती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये द्वितीय संगति हुई थी ना, तो पहली बार विभाजन के जो लक्षण हैं बौद्ध धर्म में, वो द्वितीय संगति में ही पाए गए थे। यानी भेद हो गया था, मतलब बट गया था, बौद्ध धर्म बट गया था। किन भागों में? एक तो महासंगिक और एक थेरवादी। ये जो थेरवादी थे भैया, ये रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी यानी जैसे हमारे पुराने लोग होते हैं रूढ़िवादी, मतलब पुरानी परंपराओं को मानने वाले। ठीक। और महासंगिक ये क्या काम करते थे? परिवर्तन को एक्सेप्ट करते थे कि भाई हमें समय के अनुसार बदलना चाहिए। और रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन के विरोध में होते हैं, खिलाफत करते हैं उनकी। ठीक है। तो महासंगिक और थेरवादी में जो है द्वितीय संगति में ये पहली बार विभाजन के लक्षण मिलते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक। और मैं आपको बता देता हूँ, ये तृतीय संगति में, तृतीय संगति का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभिधम पिटक का संकलन। अभिधम पिटक, या आगे हम जो पिटक पढ़ेंगे, त्रिपिटक पढ़ेंगे, उसमें से एक है अभिधम पिटक। तो तृतीय संगति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब अभिधम पिटक का संकलन कौन सी संगति में हुआ? तो तृतीय संगति में हुआ। ठीक।
चलिए, और चतुर्थ संगति का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। देखिए, चतुर्थ संगति में क्या चीज़ होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि बौद्ध धर्म का विभाजन फिर से हुआ। अभी तो द्वितीय संगति में हुआ था, महासंघिक और थेरवादी में, लेकिन जो मेन विभाजन है हीनयान और महायान, आपने नाम भी सुना होगा, हीनयान और महायान में चतुर्थ संगति में। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो कौन सी संगति में हुआ, तो चतुर्थ संगति में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, राजा कनिष्क था, और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो चलिए बात करते हैं। अब ये देखिए, हीनयान और महायान में अंतर क्या था, तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, हीनयान क्या चीज़ थे, हीनयान रूढ़िवादी थे, जबकि महायान जो है परिवर्तन के समर्थक थे। यानी ये हमें जो है मतलब समय के अनुसार परिवर्तन को ये सही मानते थे, ठीक। और रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालातों के, ठीक। हीनयान जो है उनके अकॉर्डिंग जो है बुद्ध महापुरुष थे, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। तो ये जो है ना बुद्ध कोई कि बुद्ध ईश्वर तो इनके लिए था ही नहीं, तो ये बुद्ध को मानते थे महापुरुष। और महायान क्या करते थे, महायान का जो मानना था, महायान का विश्वास था कि उन्होंने बुद्ध को देवता या अवतार माना, ठीक। अब भाई, जब बुद्ध को वे देवता या अवतार मानने हैं तो उनका विश्वास मूर्ति पूजा में होगा नहीं होगा, महायान का बिल्कुल होगा। और हीनयान है, जब ये देवता में विश्वास ही नहीं मानते और बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते हैं, क्योंकि बुद्ध ने शुरुआत में क्या, बुद्ध ने तो कहा ही था कि भाई मैं ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने नकारा था। तो ये मूर्ति पूजा विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अब इनका हीनयान जो धर्म है वो कहाँ फैला, देखिए, हीनयान धर्म फैला आपका श्रीलंका में, दक्षिण भारत में, बर्मा में और थाईलैंड में फैला। जबकि ये जो महायान है ये उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, तिब्बत में, ठीक है। तो ये जो चीन और जापान वाला जो बौद्ध धर्म है वो महायान वाली शाखा का है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। पहले ये 2 वीडियो देख लो, उसके बाद भैया जो भी तुम्हारे पास किताब हो ऑब्जेक्टिव की लगा के देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी पावर, ठीक है। देखिए, वज्रयान शाखा, वज्रयान शाखा वो शाखा थी जो गुप्त काल में, देखिए गुप्त काल में ये जो है ना, ये शाखा जो है ना बौद्ध धर्म के पतन में इसने बहुत योगदान दिया। क्यों, क्योंकि भैया इसमें आडंबर, जादू टोना वगैरह, आडंबर की शाखा बन चुकी थी, क्योंकि इसमें जादू टोना ये वगैरह ये सारी चीज़ें आने लगी थी। तो वज्रयान शाखा अगर पूछे वो आडंबर से युक्त कौन सी शाखा थी, तो वज्रयान शाखा थी, जो जिसका विकास जो है गुप्त काल में हुआ और जिसने बौद्ध धर्म के पतन में एक विशेष योगदान दिया अपना, ठीक है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इसी कर्मकांडों की वजह से, जादू टोने की वजह से ही तो आदमी चल के बौद्ध धर्म में आया था। तो अब लेकिन ये बौद्ध धर्म में भी उसी तरीके से होने लगा, तो लोग बाग अपने पुराने धर्म में, क्योंकि यार इससे बढ़िया तो हमारा पुराना धर्म था, तो उसमें जाने लगे। तो ये वज्रयान शाखा में भी कुल मिला के वही चीज़ होने लग गई थी जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की प्रधानता थी, ठीक है। तो वही चीज़ होने लग गई थी। चलिए बात करते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक मतलब 3 किताब है। 3 किताब कौन कौन सी, देखिए सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिपिटक में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए चीज़ों का बेसिक समझिए सबसे पहले, ठीक है। ये रट्टाफिकेशन अगर करनी हो तो भाई करते रहना 10 साल तक, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। देखिए त्रिपिटक में सुत्त पिटक था, विनय पिटक था, अभिधम पिटक है, ठीक। तो सुत्त पिटक क्या है, देखिए इसमें जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जाहिर सी बात है अगली पीढ़ी आने वाली, अगर अगली पीढ़ी आएगी तो कुछ ना कुछ उसके लिए होना चाहिए। तो सुत्त पिटक है जिसमें उपदेशों का संग्रह है महात्मा बुद्ध के, ठीक है। विनय पिटक इसमें नियम का संग्रह है कि किस तरीके से फॉलो करना है। और तीसरा अभिधम पिटक, तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विनय पिटक किसका संग्रह है, नियम का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है साहब, उपदेश का संग्रह है। अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखिए, अच्छा साहित्य के बारे में ये त्रिपिटक हो गए। चलिए साहित्य के बारे में आपको बताता हूँ। ये जातक कथा, जातक कथा में क्या है, जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है कि भाई पुनर्जन्म में वे क्या थे, कैसा पैदा हुए, क्या वो चीज़, वो सारी कहानी जातक कथा में है, ठीक। बात करते हैं। देखिए बुद्ध चरित, सौंदरानंद, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड साहित्य के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ। देखिए बौद्ध साहित्य, तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारी पुत्र प्रकरण, ये तीनों किताब ना अश्वघोष ने लिखी है,
ठीक है। तो ये तीनों किताबें एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। बुद्धचरित अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष और सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष ने लिखी, ठीक है। और एक किताब है मिलिंद पन्हु, ये लिखी नागसेन ने। ये बौद्ध धर्म का जो रिलेटेड साहित्य है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। मिलिंद पन्हु जो किताब है वो नागसेन है। इसमें जो एक नागसेन था जो बौद्ध भिक्षु की था, और मिलिंद पन्हु यानी मिनांडर, आपने नाम सुना होगा, उसके साथ में इसका कुछ वो चल रहा है, जीवन के बारे में दार्शनिक वो चल रहे हैं, ठीक है। तो इस किताब में दोनों के बीच की बातचीत है, ठीक है, जीवन को लेकर। तो मिलिंद पन्हु किताब लिखी है नागसेन ने, ठीक। चलिए, और ये आपको बता दूं कि ये जो बुद्ध चरित्र है इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, एक किताब बच गई है, देखिए, लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया लिखी है एडविन अर्नाल ने, यहाँ अर्नाल लिखा हुआ है, एडविन अर्नाल ने। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, ठीक। चलिए, जो बौद्ध धर्म है उसमें देखिए चैत्य, स्तूप और विहार यानी कि मठ, ये चीज़ बार बार आपको मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं चैत्य क्या है। चैत्य है पूजा घर यानी पूजा का स्थान, जैसा आपके मंदिर गुरुद्वारा वगैरह होते हैं तो उनका चैत्य होता है, पूजा घर होता है वो। स्तूप, देखिए स्तूप इस तरीके के होते हैं ऐसे करके। तो ये स्तूप क्या होते हैं, इसमें कहीं कहीं जगह है, इन स्तूप में क्या होता है, कहीं बुद्ध के नाखून मिल गए, बाल मिल गए, बुद्ध के जो अवशेष हैं या बुद्ध के अनुयायियों के जो अवशेष हैं वो इन स्तूपों में रखे जाते हैं, ठीक है। बुद्ध के अवशेष या बुद्ध के अनुयायियों जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनके जो अवशेष हैं वो इसके नीचे रखे जाते हैं, ठीक। विहार और मठ क्या है, बौद्ध अनुयायियों, बौद्ध भिक्षुओं के निवास का जो स्थान है उसे विहार कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 शब्दावली है जो मैंने आपको समझा दी, ठीक। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो गांधार कला है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखिए, गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि ये जो महायान है, महायान में मूर्तियाँ मिली हैं, तो जो मूर्तियाँ मिली हैं वो गांधार कला में है। तो कई बार पूछा जाता है कि गांधार कला किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जब हम जैन धर्म की चर्चा करेंगे तो मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो चलिए, वो उसके बारे में बाद में हम जानेंगे। तो ये हमारा गौतम बुद्ध का पार्ट 2 ख़त्म हुआ और बौद्ध धर्म यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों वीडियो को बार बार देखिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करिए, और आशा करता हूँ कि आपको 90-95% क्वेश्चन इन्हीं 2 वीडियो के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक। और रही बात क्या चीज़ यार, देखो मेरी आवाज़ इस तरीके से आती है, तुम्हें लगता होगा ये वो जो भी कुछ है, ना तो माइक है भैया ना कुछ है, सिर्फ एक फ़ोन है मेरे पास, कुछ नहीं है, बस इस तरीके से ही वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो आवाज़ इसी तरीके से आएगी, क्योंकि जो माइक वगैरह होते हैं, माइक वाइक से जो है आवाज़ वगैरह अगर बनाओ तो बढ़िया आवाज़ क्वालिटी आती है, लेकिन यार इतना स्टेम सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी अपनी कैपेसिटी है उससे बना रहा हूँ वीडियो। तो बताइए भाई साहब वीडियो कैसी लगी, और भैया अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये तो पुराना डायलॉग है यार, कर दे करो, ठीक है। आदमी को थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो। और शाम तक ही जैन धर्म का पार्ट 1 पार्ट 2 भी आज ही निकाल दूंगा, टेंशन मत लो, आज ही हो जाएगा वो भी।